हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मोबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कंडक्टर कौन चार्ज कैरी करता है, कौन चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है? यस, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स मतलब मोबाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूवेबल, जो मूव कर सकता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज कौन कैरी करता है? आप सिंपली बोल सकते हो मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और इसी से आया मोबिलिटी, मोबाइल से ही आया मोबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि एक कंडक्टर में जैसे ही हम लोगों ने एक बैटरी के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, या आप बोल सकते हो बैटरी के हेल्प से उस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया था, वैसे ही उस इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ गया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया था। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। और एक बार जैसे हम लोगों ने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया था विद द हेल्प ऑफ बैटरी, उस पे क्या आ गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गया था? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज मोबिलिटी? स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज defined as the magnitude of drift velocity acquired by electrons, या आप सिंपली लिख सकते हो बाय चार्ज कैरियर्स। ठीक है, या इतना कुछ ना लिख के सिर्फ एक्वायर्ड भी आप लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो उसमें आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। और एक बार सुनना है ध्यान से, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था कंडक्टर पे, तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था वीडी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड देने से अगर वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा वीडी बाई ई। यस और नो? अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर होता है वीडी, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितना आएगा? वीडी बाई ई। यस और नो? और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से या यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, उसी को ही कहा जाता है मोबिलिटी। ठीक है, विच वी डिनोट बाय म्यू। ठीक है, वी डिनोट या वी रिप्रेजेंट मोबिलिटी बाय सिंबल म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो कैरियर्स के पास ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर होता है, या कैरियर्स जो ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है ना? ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था तो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया था? वीडी। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से कितना आएगा? वीडी बाई ई। और इसी को ही कहते हैं
मोबिलिटी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी यूनिट क्या है मोबिलिटी का निकाल लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं भूल सकते हम लोग, वोल्ट पर मीटर। यस और नो? यस। तो एक सब ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। तो ये वाला मीटर है, ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। पर सेकंड मतलब सेकंड तो नीचे है, वोल्ट भी नीचे है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, और एक लिखते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ था बैटरी के मदद से, तो उस पे ड्रिफ्ट स्पीड कितना आया था, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना आया था? यस, कितना आया था? यही तो आया था। यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है ना? ठीक है। टाउ क्या है? भूल तो नहीं सकते ये सब चीज। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यस और नो? सब कुछ एक्सप्लेन तो किया था अच्छे से मैं। तो अभी मोबिलिटी क्या होगा? मोबिलिटी क्या होगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था स्टूडेंट्स, रट्टा थोड़ा हम लोग कम मारेंगे। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था वीडी, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या आएगा? वीडी बाय ई। यस, सो इंप्लाइज मोबिलिटी इक्वल्स टू वीडी बाय ई। तो ई टाउ बाय एम डिवाइडेड बाय ई। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा ना स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। सो इंप्लाइज मोबिलिटी क्या आया? ई टाउ बाय एम। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, काफी इजी टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास एक रेजिस्टिविटी का रिलेशन देखा था। यस और नो? क्या था? यस स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं आप लोगों को? एम एंड ई, मैंने बोला था एम एंड ई वो हमेशा कांस्टेंट है। अभी और ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। एम एंड ई वो सब हमेशा कांस्टेंट है। एन क्या था? एन क्या था? आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप सिंपली बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, विच इज बेसिकली number of electrons, number of free electrons per unit volume। ठीक है, next, what is tau? It is mean time between two successive collision। तो मैं अच्छा ठीक है लिख लेता हूँ, mean time between two successive collision, जिसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली इन दो चीजों पे ही डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता, ध्यान से सुनना है,
अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता तो एन एंड टाउ, एम और ई तो हमेशा कांस्टेंट, लेकिन अगर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस नहीं, कोई खास चेंजेस नहीं है, तो एन और टाउ में भी कोई चेंजेस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर एन एंड टाउ इज कांस्टेंट, देन रेजिस्टिविटी इज आल्सो कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एन एंड टाउ में चेंजेस आता है। वो क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज एन? इट इज बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या सिंपली आप बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये आपको ये आइडिया देगा कि कितना ज्यादा चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। एंड व्हाट इज टाउ? इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब एक कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन तक बीच में जो एवरेज टाइम मिल जाता है कैरियर्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहला केस देखते हैं। ये जो टेम्परेचर के साथ जो एन एंड टाउ में जो चेंजेस होता है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ जो एन एंड टाउ में जो चेंजेस आता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चेंजेस आता है, ठीक है। इसीलिए केसेस आ जाता है। सो नंबर 1 हम लोग देखेंगे मेटल्स के केस में, मेटल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ मेटल्स आप लोगों को भी पता है, ऑब्वियसली पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल्स, यस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे टेम्परेचर बढ़ाने से, इन केस ऑफ मेटल्स, ध्यान से सुनना है, इन केस ऑफ मेटल्स अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आता। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, यार आप बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आता, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो इन केस ऑफ मेटल्स टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब बात करते हैं इसका, इन दोनों का ही तो बात करना है, ये दोनों तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है। अब बात करेंगे इसका, टाउ का, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का। तो स्टूडेंट्स एकदम ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। टेम्परेचर को बढ़ाया तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो पहले ऐसे जा रहा था, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो पहले ऐसे जा रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट मूव करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से वो फास्ट मूव करता है, ठीक है। मतलब वो मैंने बोला था ना थर्मल स्पीड, वो थर्मल स्पीड और बढ़ जाता है। वो टेम्परेचर बढ़ाने से वो एनर्जी लेता है, एनर्जी लेने के बाद उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है, वो और फास्ट मूव करने लगता है। स्टूडेंट्स अगर फास्ट मूव करेगा तो कोलिशन तो और जल्दी जल्दी होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा समझ में। अगर मैं धीरे धीरे मूव करूंगा तो कोलिशन तो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा कोलिशन होने में, और अगर फास्ट मूव करूंगा तो कोलिशन तो बहुत कम टाइम के बाद कोलिशन होगा। यस और नो? तो ध्यान से स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ मेटल्स जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूव कर रहा है तो कोलिशन के बीच का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, तो टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। तो लिख लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। इसी को आप लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है ये वाला कमेगा, ऊपर नीचे ना स्टूडेंट्स, ये वाला कमेगा तो ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। यस, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वाइवा में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि वाइवा में जो एक्सटर्नल आता है वो पूछता है ये क्वेश्चन कि इन केस ऑफ टेम्परेचर नहीं, इन केस ऑफ मेटल्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं होता है? तो आंसर इज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इन केस ऑफ मेटल्स रेजिस्टेंस बढ़ता है या कमता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। या आप रेजिस्टेंस ना बोल के रेजिस्टिविटी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये रिलेशन ऑब्वियसली पता है। तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये चीज क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स नंबर 2, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्या बोलूं, मतलब आजकल जो हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, इन सब में सेमीकंडक्टर का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसी साल हम लोग एंड में, सिलेबस के एंड में इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ऑब्वियसली सब कुछ जानना क्लास 12 स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे इसके बारे में। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? ये जो होता है ना, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कम होता है। ठीक है? बहुत ही कम होता है। ठीक है? बहुत ही कम होता है लेकिन काफी कम। ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला चार्ज कैरियर्स जो है वो काफी बढ़ता है, वो काफी बढ़ जाता है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेमीकंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में होता है वो छूटना शुरू करता है। क्या बोला मैंने? इफ देयर इज राइज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनका जो फ्री कैरियर्स है, उनका जो चार्ज कैरियर्स है, ठीक है ना, फ्री चार्ज कैरियर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से ही काफी बढ़ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट सर, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, इन दिस केस रिलैक्सेशन टाइम कमता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मेटल्स। लेकिन इसके कमने से जो चेंजेस आता है रेजिस्टिविटी में, इसके कमने से जो रेजिस्टिविटी में चेंजेस आता है, वो इसके बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी में चेंजेस आता है वो बहुत ज्यादा होता है। समझ में नहीं आया? मतलब आप बोल सकते हो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये जो वैल्यू चेंज होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो चेंज होता है, उसके चेंज होने से जो रेजिस्टिविटी में चेंजेस आता है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन विथ एन चेंज होने से जो रेजिस्टिविटी में चेंज होता है। इसीलिए हम लोग इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इसके चेंज होने के इफेक्ट को नहीं लेते। ठीक है? क्योंकि ये उतना चेंज नहीं होता जितना ये चेंज होता है, ये काफी चेंज हो जाता है। किसका केस के बारे में बात कर रहा हूं? यस, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अभी आपको बोल देना एक बार, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ता है या कमता है? काफी बढ़ जाता है। तो लिखते हैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला काफी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कैरियर्स, नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स। ठीक है?
समझ में आया? अगर ये बढ़ जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना आपको, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कमेगा। यस। और रेजिस्टिविटी अगर कमेगा तो रेजिस्टेंस भी कमेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर, आप देख सकते हो इस रिलेशन से क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कमेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान, मतलब आपको दिमाग में रखना है, ये बात समझ में तो आया, लेकिन ये बात हम लोग को दिमाग में रखना है कि इन केस ऑफ मेटल्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, या आप याद रख सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, with increase in temperature resistivity increases, resistance increases. ठीक है? and in case of semiconductor टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कमता है, रेजिस्टेंस कमता है। ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? बहुत इजी था, थोड़ा और देखेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं rho naught is the resistivity at temperature कहाँ चला गया? T naught, तो ज्यादा इधर हो गया। Rho naught is the resistivity at temperature T naught. ठीक है? What is T naught? It is, इसको आप रेफरेंस टेम्परेचर बोल सकते हो या लोअर टेम्परेचर बोल सकते हो। ठीक है? एंड रो विद द रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर कैपिटल T। ठीक है? तो ये हुआ मेरा रेफरेंस टेम्परेचर, जिसको आप लोअर टेम्परेचर बोल सकते हो, और ये है टेम्परेचर मैंने बढ़ाया। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो टेम्परेचर, इट्स हायर टेम्परेचर, ऑब्वियसली टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, इससे ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर इससे ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। सो रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट and rho with the resistivity at higher temperature T। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। देन स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा? इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो माइनस रो नॉट। ठीक है? सो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। जो रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएगा वो ज्यादा आएगा अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है? एक्सपेरिमेंटली फाउंड है। देन अगेन चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स राइज इन टेम्परेचर क्या है? पहले था टी नॉट, बढ़ाने के बाद हुआ टी, तो राइज इन टेम्परेचर इज टी माइनस टी नॉट। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाउ इफ वी कंबाइन दिस टू, अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, सो आफ्टर वी कंबाइन दिस टू, हम लोग को मिलेगा चेंज इन रेजिस्टिविटी is directly proportional to initial resistivity and rise in temperature। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, और चेंज इन रेजिस्टिविटी, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल लिख देंगे, प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल लिख देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या आएगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको हम लोगों ने लिखा अल्फा से।
ठीक है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल की जगह पे लिखा इक्वल, आया एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and the name of this constant is temperature coefficient, temperature coefficient of resistivity, temperature coefficient of resistivity कहते हैं किसको, इस कांस्टेंट को। किससे हम लोगों ने डिनोट किया, अल्फा से। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो रो इक्वल्स टू क्या होगा, व्हाट इज रो, इट्स रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, हायर टेम्परेचर टी। तो इक्वल्स टू रो नॉट माइनस रो नॉट उधर जाएगा, तो रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, यस। और रो बिकम्स इक्वल्स टू, रो नॉट कॉमन ले लेता स्टूडेंट्स, तो जाएगा रो नॉट कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा सर इसमें, बहुत ही तो इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का भी एक ऐसा ही आएगा, दिखा दूं, दिखा दीजिए सर। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है R इक्वल्स टू रो L बाई A, यस और नो। सो स्टूडेंट्स फॉर अ गिवन कंडक्टर आप देख सकते हो, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, यस और नो, यस और नो, यस सर। ठीक है, और मैं तो बोल ही रहा हूं कि मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स R इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं कांस्टेंट पकड़ सकता हूं, तो मैं K ले लेता हूं फॉर ए गिवन कंडक्टर। सो R इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय रो। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज रो सर, इट इज रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर T। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर T। अगर ये रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर T हुआ तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, समझ में नहीं आया क्या, ये अगर रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर T है तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर T। ठीक है सर, सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हो आप, R नॉट इक्वल्स टू K रो नॉट। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार फॉर ए गिवन कंडक्टर। ठीक है, मैंने कंडक्टर को चेंज नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया सर। ठीक है, व्हाट इज रो नॉट, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट। तो व्हाट इज R नॉट, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो आप देख सकते स्टूडेंट्स कि R बाई R नॉट, मतलब आप ये इक्वेशन डिवाइडेड बाई ये इक्वेशन अगर करते हो तो R बाई R नॉट इक्वल्स टू रो बाई रो नॉट। K क्या है समझ में आया ना, K मैंने L बाई A के जगह पे लिखा है, सही। आप चाहो तो L बाई A भी लिख सकते हो। ठीक है, सो R बाई R नॉट इक्वल्स टू रो बाई रो नॉट। ठीक है, समझ में आया R बाई R नॉट इक्वल्स टू रो बाई रो नॉट। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो रो बाय रो नॉट ही है, रो नॉट को अगर इधर लेके आएंगे तो रो बाय रो नॉट इक्वल्स टू है ना, समझ में आया कि नहीं आया ना। अगर रो नॉट को आप इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो रो बाय रो नॉट इतना है, तो रो बाय रो नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R बाय R नॉट। समझ में आया कि नहीं, अभी आया, सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया स्टूडेंट्स, लिख लिया। तो रो बाय रो नॉट के जगह पे मैं लिख रहा हूं R बाय R नॉट। सो R बाय R नॉट, R नॉट को जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो R इक्वल्स टू R नॉट
1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, व्हाट इज आर नॉट? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, मतलब रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर टी नॉट, या आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। व्हाट इज आर? इट्स रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर टी। तो आप ये वाला भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया ना, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट ये वाला रब कर दूं, ये वाला पार्ट रब कर दूं। तो अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स इस रिलेशन से? अच्छा बच गया, मैं इसको रब नहीं किया। इस रिलेशन से अगर मैं अल्फा को बोलूं, अल्फा को अलग करने के लिए बोलूं, तो अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स? अल्फा इक्वल्स टू होगा रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ये वाला जस्ट मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ध्यान देना है। T इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट, इसमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है। T इज ग्रेटर देन टी नॉट, मैं बार बार लिख के दिया, हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो T इज ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं फॉर मेटल्स स्टूडेंट्स, भूल नहीं सकते। फॉर मेटल्स resistivity at higher temperature, this is resistivity at lower temperature. So for metals टेम्परेचर बढ़ते रेजिस्टिविटी बढ़ा था, yes or no? yes। इतना जल्दी भूलने से कैसे होगा? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा था रेजिस्टिविटी भी तो बढ़ा था ना मेटल्स। यस सर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा था रेजिस्टिविटी बढ़ा था, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ा। सर एक ही चीज क्यों बोल रहे हो? क्लियर कर रहा हूं मैं धीरे धीरे। फॉर मेटल्स विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये तो एट हायर टेम्परेचर है ना, दैट मींस रो इज ग्रेटर देन रो नॉट। ये तो एट लोअर टेम्परेचर है, ये तो एट हायर टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर में अगर रेजिस्टिविटी रो है, इसका मतलब रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, बिकॉज फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। वाह, तो रो अगर ग्रेटर देन रो नॉट है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया? एंड रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, इट इज पॉजिटिव। हाँ सर ये सब आता है, इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं। तो अल्फा क्या आया? पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, हम लोग को ये चीज समझ के याद रखना है कि फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। व्हाट इज अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आया? अभी देख लेते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड ऑब्वियसली इंसुलेटर्स ऑल्सो। सर इनटू इंसुलेटर्स कैसे घुस गया? स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, तो सेमीकंडक्टर्स खुद एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। ये सब चीज और क्लियर होगा जब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो हम लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट्स? जैसे टेम्परेचर बढ़ा था रेजिस्टिविटी कमा था। दैट मींस ये रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर है ना, इसका मतलब ये इससे कम है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कमा था, तो T तो इससे ज्यादा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल रहा हो, तो T इज ग्रेटर देन T नॉट ऑलवेज। तो ये तो पॉजिटिव हुआ, T अगर ग्रेटर देन T नॉट हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी तो कमा। इनिशियली रेजिस्टिविटी था रो नॉट, अभी रेजिस्टिविटी है रो, तो अभी तो कमा। तो कम वैल्यू माइनस ज्यादा वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, और ओवरऑल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग को याद रखना है।
ये हम लोग को याद रखना है कि फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, सब कुछ ये सब याद रखना है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर in a platinum resistance thermometer at melting ice, boiling water and at a hot bath are 6 ohm, 6.5 ohm and 6.2 ohm respectively। धीरे धीरे। अच्छा, मेल्टिंग आइस मतलब कितना होगा टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर मतलब कितना होगा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ए हॉट बाथ, एंड एट ए हॉट बाथ, तो हॉट बाथ का टेम्परेचर तो नहीं पता, उसका टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं T। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत इजी है। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, एक प्लेटिनम वायर है जिसका रेजिस्टेंस का बात हो रहा है। इन ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसके डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा। सो देयर इज अ थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसमें जो प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, उसमें जो प्लेटिनम वायर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको एट 3 टेम्परेचर्स। एक मेल्टिंग आइस में यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6.5 ओम। एंड एट ए हॉट बाथ, जिसका टेम्परेचर नहीं पता तो उसका टेम्परेचर मैंने ले लिया T, तब रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 6.2 ओम। किसका रेजिस्टेंस? प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो मेल्टिंग आइस मतलब आइस अगर मेल्ट हो रहा है तब टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉयल हो रहा है तब टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ, यानी कि मुझे ये T निकालना है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ मतलब मुझे ये T निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो निकालते हैं, निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था ये रिलेशन आज, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। यस, निकाला था कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर, आपने तो T लिख दिया। एक ही बात है, ये क्या था? रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर था ना, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर था। यस, एंड व्हाट वाज R0? रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। स्टूडेंट्स मैं रेफरेंस टेम्परेचर इसको मान लूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम। ठीक है, याद रहेगा। मैं रेफरेंस टेम्परेचर किसको मानूंगा? मैं लिख के रख देता हूँ यहाँ पे, इट इज T0 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज माई रेफरेंस टेम्परेचर, और तब रेजिस्टेंस क्या था? 6 ओम, मतलब R0 इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहां से अल्फा को सेपरेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स implies R0 मल्टीप्लाइड बाई 1 R0। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं स्टेप स्किप नहीं करता हूं। R0 प्लस अल्फा R0 T माइनस T0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो RT माइनस R0। ठीक है, सो RT माइनस R0 इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा R0 मल्टीप्लाइड बाई T माइनस T0। तो इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ। सो R0 T माइनस T0 इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट्स केस 1 केस 2 करके करता हूं। वैसे तो ये बहुत फास्ट किया जा सकता है, तो मैं इनिशियली फास्ट नहीं करूंगा। उसके बाद जैसे आप सीख जाओगे उसके बाद आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। सो केस 1, ठीक है। तो अल्फा इज ए कांस्टेंट स्टूडेंट्स, यस और नो? यस।
सो अल्फा इक्वल्स टू, मैं हायर टेम्परेचर किसको ले रहा हूं, मैं हायर टेम्परेचर किसको ले रहा हूं, ध्यान देना है, मैं हायर टेम्परेचर ले रहा हूं बॉइलिंग वाटर को, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देगा देगा, मैं हायर टेम्परेचर किसको ले रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेट टी बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट्स टेम्परेचर, इट्स रेजिस्टेंस एट टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, सो आर टी क्या है, आर टी तो दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है 6.5 ओम, तो 6.5 ओम, हड़बड़ी नहीं करना है तो बहुत इजी, ठीक है ना, है तो बहुत इजी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर टी, 6 ओम 6.5 ओम 6.2 ओम, ठीक है। एक ही वायर का 3 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने हायर टेम्परेचर जब 100 लिया तब रेजिस्टेंस क्या है 6.5 ओम, और मैंने रेफरेंस टेम्परेचर और रेफरेंस रेजिस्टेंस तो पहले से लिख के रख दिया था कि मैं इसको मान रहा हूँ रेफरेंस टेम्परेचर और ये है उसका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हुआ सर। तो अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी क्या है 6.5 माइनस आर नॉट 6, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नॉट क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी नॉट, टी क्या है इसके लिए 100 माइनस टी नॉट तो हमेशा हम लोग 0 मानेंगे, इट्स रेफरेंस टेम्परेचर, हुआ सर। नेक्स्ट केस 2 देखते हैं, केस 2, इस बार मैं टेम्परेचर इसको लूंगा, मतलब हॉट बाथ का टेम्परेचर को मैं हायर टेम्परेचर लूंगा, हॉट बाथ का टेम्परेचर मैंने कितना लिया था T, तो इस बार T इज इक्वल्स टू T, अच्छा ठीक है, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको T नाम ना देके कुछ क्या नाम दे देते हैं, T डैश नाम दे देते हैं। सो दिस टाइम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, थोड़ा धीरे धीरे देखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना, बहुत इजी है। जो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मैंने क्या माना इस बार, हॉट बाथ का टेम्परेचर टी डैश हुआ। तो जब हॉट बाथ में रेजिस्टेंस वायर, मतलब प्लेटिनम वायर को रखा था, जब हॉट बाथ में प्लेटिनम वायर को रखा था तब टेम्परेचर कितना आया था 6.2 ओम, तो आर टी क्या है 6.2 ओम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से मैं अल्फा लिखूंगा इस बार, अल्फा इज ए कांस्टेंट, यस और नो, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। सो आर टी माइनस आर नॉट, आर टी कितना है 6.2 माइनस आर नॉट, ये तो मैंने पहले से लिख के रखा था, आर नॉट कितना है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नॉट के जगह पे लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर टी डैश, टी नॉट 0, ठीक है, ठीक है। तो मैंने दो केसेस के लिए अल्फा निकाला, लेकिन अल्फा तो इक्वल आना चाहिए, अल्फा इज ए कांस्टेंट, यस। तो इसको दे देता हूं नाम इक्वेशन 1, इसको दे देता हूं नाम इक्वेशन 2, ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ठीक है। तो 6.2 माइनस 6.2 माइनस 6 क्या होगा, क्या होगा, अच्छा यहां से देख लो, 6.5 माइनस 6 क्या होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 6, 100 माइनस 0 इट्स 100 इक्वल्स टू, ये वाला लिखूंगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था, 6.2 माइनस 6 इट्स 0.2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई
T डैश, जो कि मेरा हॉट बाथ का टेम्परेचर है, वही मुझे निकालना है। तो यहाँ से तो आ जाएगा हॉट बाथ का टेम्परेचर, यस और नो, यस और नो। 6 कैंसिल, तो यहाँ से T डैश क्या होगा, तो T डैश को मैंने इधर लेके आ गया, ठीक है। सो 0.2 by 0.5, 0.2 by 0.5 इट इज 2/5, ठीक है। ये वाला नीचे आएगा, 100 जाके ऊपर आएगा, 100 ऊपर, 5 2s are 10, 50, ठीक है। सो 20 multiplied by 2, 20 multiplied by 2 कितना, सेम प्लाइस, सही तो है ना सब कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने। 2 multiplied by 20 इट्स 40, टेम्परेचर तो सब सेल्सियस में था, सो इट्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो थोड़ा धीरे धीरे देखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में एक प्लेटिनम वायर, ठीक है, एक प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस, आप चाहो तो इस पार्ट को नहीं भी देख सकते हो, इस पार्ट को देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इन ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, मतलब एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसके अंदर एक प्लेटिनम वायर है, उस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस आपको बोल रहा है, ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर एंड एट ए हॉट बाथ, मतलब 3 टेम्परेचर्स में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको उस हॉट बाथ का टेम्परेचर निकालना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेल्टिंग आइस यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने रेफरेंस माना था, ठीक है। मतलब ये जो है लोअर टेम्परेचर, इसको मैंने लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर इज 6 ओम, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एक बार हायर टेम्परेचर माना, सॉरी मैंने एक बार इसको हायर टेम्परेचर माना और एक बार हॉट बाथ को हायर टेम्परेचर माना, और दो बार ये इक्वेशन यूज किया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। इन लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, यस। क्या था ओम्स लॉ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है कि नहीं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है। या आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ग्राफ भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये था V एक्सिस, ये था I एक्सिस। ग्राफ कैसा आया था स्टूडेंट्स, यस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये यही समझा रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ ना मेरा, और एक बार ट्राई कर लू, इस बार हो गया शायद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ग्राफ आना चाहिए, है कि नहीं। रिलेशन क्या था, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। और इस केस में अगर आप स्लोप निकालेंगे, अगर आप स्लोप निकालेंगे तो क्या आया था स्लोप, क्या आया था स्लोप, R आया था, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हर एक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता या ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एक कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, या आप बोल सकते हो ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ कुछ कंडक्टर्स ओम्स लॉ से कैसे डेविएट करते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, V ceases to be proportional to I। ग्राफ देखते हैं,
V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, कुछ देर तक स्ट्रेट था उसके बाद कर्व हो चुका है, कुछ देर तक स्ट्रेट था उसके बाद कर्व हो चुका है। इसका मतलब V is not proportional to I, V ceases to be proportional to I। इसका मतलब ये तो ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग और दिस इज नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स क्या होता है मेटेलिक कंडक्टर के केसेस में, मैं थोड़ा और डिटेल्स में बोल रहा हूं, जब करंट का वैल्यूज कम रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे तो स्ट्रेट था, यहां तक तो स्ट्रेट था, जब तक करंट का वैल्यूज कम रहता है वो ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है, वो ओम्स लॉ फॉलो करता है, वो ओम्स लॉ ओबे करता है। लेकिन करंट जब काफी ज्यादा हो जाता है, यहां से करंट दिख रहा है ना, मतलब इनिशियली करंट तो कम था, ये तो करंट कम वैल्यू ऑफ करंट है, अब इधर जा रहे हो मतलब करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे करंट का वैल्यू ज्यादा हो रहा है ग्राफ थोड़ा कार्व हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर करंट का वैल्यू कम हो तो एक मेटेलिक कंडक्टर ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है, और अगर करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए, करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए तो एक सेम मेटेलिक कंडक्टर ओम्स लॉ सेटिस्फाई या ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। उसका आंसर भी दे देता हूं स्टूडेंट्स। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर मेटेलिक कंडक्टर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से टेम्परेचर राइज होगा। यस, तो क्या बोला मैंने? ज्यादा करंट तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा। और अभी तो पर क्या आया? टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया मतलब तो स्लोप चेंज हुआ। ये स्लोप है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ये सब सेम है ना, ये सब एंगल सेम है, लेकिन यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक स्लोप सही है, लेकिन यहाँ पे जाके स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप कौन है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो लास्ट टाइम, अगर करंट का वैल्यू कम है then metallic conductor obeys Ohm's law। लेकिन जैसे करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा कार्व हो गया, that means V is no more proportional to I। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा करंट की वजह से क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, गर्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच temperature will rise, and if temperature rises, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस। पढ़ा हम लोगों ने आज मेटेलिक कंडक्टर के केस में, पढ़ा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब स्लोप बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एंगल से ये सब तो सब थीटा है, उसके बाद आप यहां से मान लीजिए θ1, ये θ2, तो ग्राफ ऐसे हो रहा है ना। तो यहाँ पे थीटा था, उसके बाद तो एंगल्स बढ़ रहा है, ये θ1, ये θ2, एंगल्स बढ़ रहा है। यस और नो? मतलब स्लोप्स बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट्स, जब एक कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है, व्हेन ए कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ, उसको हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। व्हेन ए कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ, ठीक है। एंड व्हेन ए कंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जब एक कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी आपको पूछूं कि मेटेलिक कंडक्टर एक ओमिक कंडक्टर है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, सोच के बोलिए। तो स्टूडेंट, आंसर इज, अगर करंट का वैल्यू कम है, जैसे कि
यहां तक आप देख सकते हो। अगर करंट का वैल्यू कम है then yes, for a small value of current, metallic conductor is a ohmic conductor because it obeys Ohm's law. लेकिन for higher value of current, अगर करंट काफी ज्यादा फ्लो हो रहा हो तो ग्राफ इज नॉन लीनियर। V वर्सेस I ग्राफ इज नॉन लीनियर, दैट मीन्स V इज नो मोर प्रोपोर्शनल टू I। किसके बात कर रहा हूं? मेटेलिक कंडक्टर का। जब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा हो, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ करंट, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट, दैट मीन्स फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट, बिकॉज V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। अगर V प्रोपोर्शनल टू I होता तो ग्राफ स्ट्रेट ही रहता, लेकिन ग्राफ कार्व हो चुका है, ग्राफ मुड़ चुका है, क्यों मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। सो फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ करंट, सेम मेटेलिक कंडक्टर is non-ohmic conductor, that means मेटेलिक कंडक्टर लार्जर करंट्स के लिए ओमिक नहीं है, ओमिक कंडक्टर नहीं है, या आप बोल सकते हो नॉन ओमिक कंडक्टर है, बिकॉज वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट। यहां तक फॉलो किया, आप देख सकते हो स्ट्रेट, उसके बाद फॉलो नहीं किया, कर्व हो चुका है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। The relation between V and I depends on the sign of V. तो स्टूडेंट्स हम लोग किस चीज का पॉइंट्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। तो साइन ऑफ V इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो कंडक्टर लिया, मतलब सेमी कंडक्टर लिया, ए बी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सेम बैटरी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी को पोलैरिटी रिवर्स करके लगाया हुआ है। यहाँ पे ए एंड के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहाँ पे ए एंड के साथ नेगेटिव पोलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स अगर एक कंडक्टर ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है तो VI रिलेशनशिप में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। बेसिकली यहां पे पोलैरिटी चेंज किया मतलब V का साइन चेंज किया, जिसकी वजह से करंट का तो डायरेक्शन चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन तो चेंज होगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हो VI रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर मैं साइन ऑफ V चेंज करता हूं, इसका मतलब मैं अगर पोलैरिटी चेंज करता हूं, उल्टा करके लगाया जस्ट। ठीक है, अगर पोलैरिटी चेंज करने से या साइन चेंज करने से अगर VI रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, that means that conductor is not obeying Ohm's law। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स इन द चैप्टर सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो उसका जब हम लोग VI ग्राफ देखेंगे, V वर्सेस I ग्राफ देखेंगे, ये होगा करंट एक्सिस और ये होगा V एक्सिस। उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से यहां पे आप देख सकते हो V पॉजिटिव और यहां पे आप देख सकते हो V नेगेटिव। तो V पॉजिटिव V नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या बोला मैंने? जस्ट पोलैरिटी को घुमा के लगाया। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि रिलेशनशिप सेम नहीं है। अगर रिलेशनशिप सेम होता तो ग्राफ भी सेम आता। ये दोनों ग्राफ सेम लग रहा है आपको? ये दोनों बिहेवियर सेम लग रहा है आपको? नहीं है।
अगर ओमिक कंडक्टर होता, अगर ओम्स लॉ ओबे करने वाला कंडक्टर होता, तो यहां पे जैसे ग्राफ आया यहां पे भी सेम आना चाहिए था। जस्ट जैसे ही मैंने V का साइन चेंज किया, मतलब V का साइन चेंज किया, मतलब मैंने जैसे पोलैरिटी बदला, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, बट रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जो पहले फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V जो वैल्यू ऑफ करंट आया था, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V जो वैल्यू ऑफ करंट आया था, पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद भी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B उस वही वैल्यू ऑफ करंट आना चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये और ये तो पूरा अलग है, और ये बहुत अलग है। वो और क्लियरली समझ में आएगा इन द चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो आप देख सकते हो कि यस, पीएन जंक्शन डायोड इज ए कंडक्टर, उसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, बट इट इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर। It is a non-ohmic conductor. It does not obey Ohm's law. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। The relation between V and I is not unique. स्टूडेंट्स, ये वाला देखते हैं, ठीक है? ये मतलब जो ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है। अगर ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता हो तो ऐसा ग्राफ आता है, पता है हम लोग। सो आप देख सकते हो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ करंट, एक ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल का वैल्यू है, एक ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, ठीक है ना? इस करंट के लिए एक ही V है, इस करंट के लिए एक ही V है, ठीक है ना? हर एक करंट के वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। यस और नो? द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। किसके लिए? जो ओम्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा हो। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट, फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ करंट, उसका एक ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, that means it is not satisfying, it is not obeying Ohm's law. The relation between V and I is not unique. ये सब किसका पॉइंट देख रहे हैं हम लोग? जो Ohm's law सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। That is, there is more than one value of V for the same value of current. जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, ये करंट का वैल्यू है, दिस करंट एक्सिस एंड दिस V एक्सिस। किसके लिए? गैलियम आर्सेनाइड। व्हाट इज गैलियम आर्सेनाइड? स्टूडेंट्स, इट इज ए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये भी सेमीकंडक्टर है। तो इसका I वर्सेस V आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज नॉट लीनियर, तो ये तो ओम्स लॉ सेटिस्फाई करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो बात वाला भी देख लेते, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट आप देख सकते हो ग्राफ। दैट मीन्स इस करंट का कॉरेस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस, सेम इसी करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ, एक करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ। एक करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आया? दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। ठीक है? दिस इज अ केस ऑफ कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो जो क्या फॉलो नहीं करता? ओम्स लॉ। समझ में आया स्टूडेंट्स?